presentation is about judgment writing in civil law. Before starting this presentation, I would first like to introduce myself. My name is Surbhi Singh. I am practicing as an advocate in Rajasthan High Court. See students, this particular slide talks about the basics of judgment writing. As we all know, what is judgment? According to section 2(9) of CPC, it means the statement given by the judge on the ground of a decree or order. यहाँ पे आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने जजमेंट राइटिंग को 2 पार्ट्स में बाइफर्केट किया है. द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि जजमेंट राइटिंग इन्वॉल्व्स डिग्री राइटिंग एंड ऑर्डर राइटिंग. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड degree writing and order writing, we will switch to the next slide for further clarification. इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको ये समझाऊंगी जो कि बेसिक टर्म्स जब हम जजमेंट लिखते हैं वो तब यूज़ की जाती है. जैसे कि सबसे पहले अगर स्टेजेस के हिसाब से समझे तो सिविल सूट की स्टेजेस में सबसे पहले ऑर्डर राइटिंग आएगा. क्यों? द रीज़न बिहाइंड इज ऑर्डर ऑलवेज पास ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट. ये एक तरह से इंटरिम इन नेचर का होता है इस वजह से. और आफ्टर देन जजमेंट इज अ फाइनल डिक्टम ऑफ द केस. एंड लास्टली जब हम जजमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो कैसे होगा? डिक्री के थ्रू होगा. तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि सिविल कोर्ट्स में स्टेज टू स्टेज डिफर करती है. मैंने समझाने के तौर पे आपको ये एक मोटा मोटा हिसाब दिया है कि हम ऑर्डर को शॉर्ट जजमेंट्स कहेंगे और डिग्री को और जजमेंट्स को हम लॉन्ग जजमेंट्स कहेंगे. द रीज़न बिहाइंड इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑर्डर ड्यूरिंग पेंडेंसी होता है. तो जब कोई चीज़ ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट में पेश की जा रही है तो रीज़न यही होगा कि कोई अर्जेंट मैटर था, इंटरिम रिलीफ चाहिए थी उसे, इस वजह से. और शॉर्ट जजमेंट्स इसलिए लिखे गए तो वो एक तरह से स्टे का ऑर्डर हो गया. किसी भी चीज़ का वो ऑर्डर लिखवाना है कि भाई अब पार्टीज़ के पास टाइम नहीं है, दे वांट अ इंटरिम रिलीफ, जिस सेंस में वो ऑर्डर्स कोर्ट पास करती है ड्यूरिंग पेंडेंसी. जजमेंट आपको बताइए फाइनल डिक्टम में होता है. डिक्री में एग्जीक्यूशन होता है जजमेंट का. और देखा जाए तो सिविल मैटर्स में सबसे ज़्यादा एग्जामिनर्स हमसे जजमेंट राइटिंग ही लिखवाते हैं या फिर ऑर्डर राइटिंग. जैसे 2018 में हुआ, ऑर्डर राइटिंग भी पूछा गया था और जजमेंट राइटिंग भी. तो स्पेसिफिकली ये तीनों टर्म समझाने का कारण ये है कि कल को आपको पूछ ले कि राइट अ रीजन जजमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि जजमेंट बेसिकली है क्या. सबको पता है कि सेक्शन 2(9) में, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में जजमेंट डिफाइंड है, 14 में 214 जो है ऑर्डर डिफाइंड है, डिग्री 2(2) में है. बट रीज़न ये है कि हमें बेसिक्स नहीं पता है. हमें ये नहीं पता कि ऑर्डर कब पास हो रहा है, जजमेंट कब पास हो रहा है, डिग्री क्या है. सो बेसिकली कल को हमसे कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, सो दैट आवर माइंड शुड बी केपेबल इनफ टू आंसर दैट क्वेश्चन. इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था मैंने. और एक टिप देना चाहूँगी कि जजमेंट राइटिंग हो, चाहे ऑर्डर राइटिंग हो, चाहे डिग्री राइटिंग हो, जो रफ मॉडल होगा वो सबका सेम ही होता है. एक ही मॉडल फॉलो अप होता है जो कि मैं आपको अपकमिंग स्लाइड्स में दिखाऊंगी. जजमेंट जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले टॉप पे क्या लिखते हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड है. सेक्शन 3 ऑफ CPC clearly defines that subordination of courts. We already know that high court is a higher authority in a particular state. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट, सिविल जज कोर्ट एंड स्मॉल कॉज कोर्ट. एक सिविल कोर्ट की हायरार्की जो इंडिया में, वो पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट इज अ एपेक्स कोर्ट. वी नो दैट कि वो तो सबके ऊपर ही है. बट यहाँ पे सेक्शन 3 का मैं क्यों आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम एट द टॉप, जब हमारा जजमेंट लिखा जाता है तो टॉप ऑफ द जो लाइन होती है वो ये ही होती है इसी पे बेस्ड कि कोर्ट कौन सा है. आपको कोर्ट बताना ज़रूरी है, बिना कोर्ट के बताए आप जजमेंट नहीं लिख सकते हैं.
तो जब हम कोर्ट को डिफाइन करेंगे तो अगर आरजेएस के कॉन्टेस्ट में बात करें तो आरजेएस में सिविल जज कैडर 3 है, डिवाइड किए गए हैं हाई कोर्ट से। पहला है डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, सबसे ऊपर डीजे और एडीजे कैडर का होता है। दूसरा है हमारा सीनियर सिविल जज कैडर, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है हमारा जूनियर सिविल जज कैडर, और इसको हमने डिवाइड किया है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस के हिसाब से। डीजे और एडीजे के लेवल का जो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होगा वो 5 लाख से ऊपर का होता है। सीनियर सिविल जज के केस में 2 से 5 लाख का होता है, और लास्टली जूनियर सिविल जज के केसेस में जो उनके पास केसेस आएंगे पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के, वो 2 लाख से कम के होते हैं। सो द रीज़न बिहाइंड इट, कल को आपको कोई पूछे कि जजमेंट लिखना है तो आपको कोर्ट का अगर पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं पता है और कैडर का नहीं आइडिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे को कोर्ट में लिखना क्या है। तो जब हम जजमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं, बिफोर द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज डैश, अगर जयपुर का है तो जयपुर का, जोधपुर का है तो जोधपुर का, अजमेर का, जो भी नाम है, और ये करके लिखा जाता है इस तरह से। आफ्टर देन जब हम बिफोर लिख रहे हैं तो हमें ये, तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें एक सेकेंड टिप देना चाहूँगी कि अगर जजमेंट अगर आएगा ना तो इन 3 कैडर्स के बाहर का नहीं होगा। आपको ये बहुत इजीली आइडेंटिफिएबल हो जाएगा आपके लिए। अगर 5 लाख से ऊपर का मैटर है तो डीजे के कैडर का नाम आएगा, यानी बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, बिफोर द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इस तरह से डैश जयपुर या डैश प्लेस, जो भी आप लेना चाहे। आफ्टर देन अगर सीनियर 2 से 5 का आएगा तो क्या लिखेंगे, बिफोर द सीनियर सिविल जज, बिफोर द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, इस तरह से लिखा जाता है। दोनों ही तरीके सही है। और लास्ट में अगर 2 लाख से नीचे का मैटर है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बिफोर द जूनियर सिविल जज, इन द कोर्ट ऑफ जूनियर सिविल जज। कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, पर कैडर बस इन 3 पे ही स्पेसिफाइड होता है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन केस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कोर्ट टेरिटोरियल पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन प्लस कैडर। इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे आपको अब क्लियर हो जाएगा। और ये कहाँ गवर्न है, सेक्शन 3 के हिसाब से गवर्न है, ये इसमें बताया। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, ऑर्डर 20 डील्स विद जजमेंट एंड डिग्री। वी ऑलरेडी नो दैट। इसमें मैं अलग क्या बताऊँगी, एक्चुअली ये रीज़न इसलिए है बताना यहाँ पे ज़रूरी, क्योंकि अगर जजमेंट राइटिंग की बेसिक्स अगर क्लियर करने हैं तो हमें प्रोविजंस को भी समझना ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली सीपीसी के प्रोविजन से ही हम जजमेंट लिखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना इसमें बैरेक्ट खोल ले, ताकि आपको ये जो ऑर्डर 20 है उसकी एक ब्रीफ मैं समझाऊंगी बैरेक्ट को देख के, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा लैंग्वेज को ग्रिप करना। इसलिए प्लीज़ आप अपना बैरेक्ट खोलिए। सो ऑर्डर 20 रूल 1 क्लियरली कहता है, द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट इन एन ओपन कोर्ट। ये लाइन मैंने क्यों पढ़ी है, क्योंकि जब हम जजमेंट लिखते हैं तो हमें लास्ट में ये लिखना होता है, दिस जजमेंट इज प्रोनाउंस ऑन डैश डैश डेट इन एन ओपन कोर्ट। तो वाई वी हैव टेकन दिस, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन दिस लाइन, ये यहाँ से ली गई है ऑर्डर 20 रूल 1 से, क्योंकि जो ये चीज़ें लिखना मैंडेटरी है, इसलिए आपको इस प्रोविजंस के थ्रू समझाना की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगी। आफ्टर देन जब हम रूल 3 पे आते हैं तो उसमें लिखा है, द जजमेंट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द जज इन ओपन कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट एंड वन साइन शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स बी ऑल्टर ऑडिट। ये सब है। तो बेसिकली रूल 3 क्यों लिखा जाता है, जजमेंट हैज़ टू बेयर डेट एंड साइन। अगर सिग्नेचर नहीं है या डेट नहीं है तो योर जजमेंट इज पेंडिंग। So it is mandatory duty
कि आप जब जजमेंट लिखे तो गलती से भी स्किप ना करें डेट, और मैं आपको बताऊंगी कि डेट कहाँ लिखते हैं जब रफ मॉडल शेयर करूंगी. आफ्टर देन रूल 4, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इन कॉन्टेस्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग, क्योंकि ये हमें बताता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन जजमेंट राइटिंग. सो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है जजमेंट राइटिंग में, सबसे पहले आता है कंसाइंस स्टेटमेंट ऑफ केस, जो कि मैं अपकमिंग स्लाइड में बताऊंगी वो क्या है. सेकेंड, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन. थर्ड, डिसीजन. एंड लास्टली, रीजन फॉर सच डिसीजन. सो ये रूल 4 के इंग्रेडिएंट्स शेयर करने का कारण ये है क्योंकि जब हम जजमेंट लिखते हैं तो हमें ये चारों चीज़ें लिखना मैंडेटरी है, इसलिए. अब ये रूल 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेस्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग. वाई? इसमें क्लियरली बोला है कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू. द कोर्ट शैल स्टेट इट्स फाइंडिंग और डिसीजन विद द रीजन देयरफॉर अपॉन ईच सेपरेट इशू. ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम जजमेंट लिखते हैं, द मोमेंट कोर्ट फ्रेम्स द इश्यूज, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दोज फ्रेमिंग कोर्ट कंसिडर करती है उसकी फाइंडिंग उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट इश्यूज के हिसाब से दिया जाता है. लाइक इशू नंबर 1 है तो उसकी फाइंडिंग इशू नंबर 1 की अलग होगी, इशू नंबर 2 है तो इशू नंबर 2 की फाइंडिंग अलग होगी, 3, 4 लाइक दिस एंड सो ऑन. इस तरह से हम हर एक डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटली हम डील कर रहे हैं इशू को, इसलिए इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना. ये एक तरह से इट्स अ मेन बॉडी ऑफ द जजमेंट राइटिंग. वी हैव टू गिव द फाइंडिंग ऑन ईच सेपरेट इशू. आफ्टर देन इसके बाद इसके स्पेसिफिकली मुझे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, पर रूल 7 जैसे आप डिग्री लिखेंगे तो उसमें भी डेट इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, डेट कैन नॉट बी स्किप्ड. फिर उसके बाद आता है आपको स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो कुछ आपको भी पता होगा आई गेस, जिससे सीपीसी बढ़ा है उसको पता है कि प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री कौन कौन से रूल्स है स्पेसिफिक जिनमें पास ऑन होती है. जैसे कि रूल 12 में है डिग्री फॉर पोजेशन एंड मीन्स प्रॉफिट, इसमें फाइनल डिग्री और प्रिलिमिनरी दोनों होती है. डिग्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट रूल 13. 14 में डिग्री इन प्रीएम्पशन सूट, इसमें वो 15 में होती है. डिग्री इन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, तो इसमें प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री भी आती है. 16 में डिग्री इन सूट फॉर अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. एंड 18 डिग्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर देयरइन. इन पर्टिकुलरली इनमें आती है प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री. सो द रीज़न बिहाइंड इट, ये मैटर्स मैंने इसलिए आपको बोला है कि ग्रिप करने के लिए. कल को आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, राइट अ डिग्री ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सूट, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि रूल 13 में हमने पढ़ा है सीपीसी के कि इस पे प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास हो सकती है और इस पे फाइनल डिग्री भी पास हो सकती है. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस it is important to understand the object before writing any judgment. ऑब्जेक्ट ही नहीं पता होगा तो हम जजमेंट राइटिंग क्यों लिख रहे हैं. एंड लास्टली रूल 20 में सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिग्री इट्स टू बी फर्निश्ड टू द पार्टीज. अब जैसे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारे जजमेंट्स और ऑर्डर्स लिखे जाते हैं राजस्थान लोअर कोर्ट में, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे सारे ऑर्डर्स और जजमेंट हिंदी में लिखे जाते हैं. एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि मैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में वो जजमेंट्स, सर्टिफाइड जजमेंट्स और ऑर्डर्स आपको दिखाऊंगी. एंड सिर्फ हिंदी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश टू. आप हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम वालों को भी ग्रिप करने की ज़रूरत है क्योंकि वंस यू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर यू हैव टू राइट द जजमेंट्स इन हिंदी. ये हमारे यहाँ के प्रोसीडिंग का हिस्सा है इसलिए.
ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब हम जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये जो चीज़ें हैं वो हम जो लिखेंगे जजमेंट राइटिंग में कि यार ये फाइंडिंग कहाँ से आ गई, ये फ्रेमिंग कहाँ से आई थी, ये हमने एनालिसिस क्यों किया था, इसका रीज़न क्यों दिया था, ये इसे डेट क्यों किया था, ये इसको साइन क्यों किया था, इसको ओपन कोर्ट में क्यों प्रोनाउंस किया गया, ये सारे चीज़ें जो हम लिख रहे हैं वो कहाँ से आई है, वो ऑर्डर 20 से आई है। ये मैंने आपको समझाया है इन ब्रीफ कि जजमेंट एंड डिग्री में क्या कंटेंट्स यूज होते हैं। बेसिकली जो ये ऑर्डर 20 रूल 14 की बात रूल 4 की हम बात कर रहे हैं वो यही थी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ जजमेंट। जब हम जजमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फैक्ट्स बताने होते हैं। तो फैक्ट्स कहाँ लिखे होते हैं? प्लेंट में लिखे होते हैं। जब प्लेंटिफ की बात करें तो प्लेंटिफ अपना प्लेंट देगा, उसके फैक्ट्स लिखे जाते हैं। फिर रिटन स्टेटमेंट्स जो कि डिफेंडेंट ने एलिगेशंस लगाए है वो, इन दोनों को हमें लिखना स्टार्टिंग में पड़ता है। जिसके बाद हम जब जैसे फैक्ट्स बता देते हैं उसके बाद फिर कोर्ट करती है डिटरमिन कि क्या ये डिस्प्यूटेड पॉइंट्स फ्रेम किए जाने चाहिए या नहीं। तो द मोमेंट डिस्प्यूटेड पॉइंट्स को फ्रेम किया जाता है तो वो बेसिकली बन जाते हैं इश्यूज। तो जैसे इश्यूज फ्रेमिंग इश्यूज हो गई तो इश्यूज को हमें डिस्टिंक्टली बताना पड़ता है। इशू नंबर 1 ये है, इशू नंबर 2 ये है, इशू नंबर 3 ये है, इशू नंबर 4 ये है। सो बेसिकली एक डिस्प्यूटेड पॉइंट्स होते हैं जिसको फ्रेम करती है कोर्ट। आफ्टर देन जो मैंने आपको बताया था रूल 5 ऑफ ऑर्डर 20, उसमें ये बताया था फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज। तो यहाँ पे सेपरेट डिस्टिंक्ट फाइंडिंग होती है ऑन एवरी इशू। तो यहाँ पे इशू नंबर 1 की फाइंडिंग होगी, फाइंडिंग टू इशू नंबर 1 दिस, फाइंडिंग टू इशू नंबर 2 दिस। तो यहाँ पे सेपरेट पैरास बनते हैं इसके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन और फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज, यानी रीजंस फॉर सच डिसीजंस। तो क्या है ये एक तरह से दिस इज अ मेन बॉडी ऑफ जजमेंट राइटिंग। ये इसको आप स्किप नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट वाइल राइटिंग जजमेंट। आफ्टर देन डिसीजन गिवन, जो फाइनल रिजल्ट ऑफ केस होता है वो ईदर इन टर्म्स ऑफ कोर्ट लैंग्वेज में बात करें तो सूट इज डिग्रीड, सूट डिसमिस्ड, सूट डिग्रीड विदाउट कॉस्ट, सूट डिग्रीड विद कॉस्ट, इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है डिसीजन में। और इन डिसीजन वी कैन ऑल्सो एड ऑन द रिलीफ गिवन टू प्लेंटिफ, या फिर प्लेंटिफ के अग्रीव पार्टी को दिए जाते हैं जो कि डिसीजन में हम दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर ये मॉडल है जिसको, ये तो 4 इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे हैं दैट हैज़ टू बी इन जजमेंट राइटिंग। without these essential points, these particular 4 essential points, your judgment writing is not complete. Now judgment in general. अब हमने सारी बातें कर ली बट हमें ये नहीं पता व्हाट इज़ अ बॉडी ऑफ जजमेंट। जजमेंट की हमें मॉडल के बारे में ही नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है। तो बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगी जजमेंट का रफ फॉर्मेट। इसमें जजमेंट इन जनरल होता क्या है? सबसे पहले आता है कोर्ट का नाम, उसके बाद आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम, तीसरा आता है हमारा केस नंबर, उसके बाद पार्टीज़ का नाम आता है, पार्टीज़ दोनों प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट। आफ्टर देन काउंसिल्स जो अपेयर हुए हैं उन दोनों के, प्लेंटिव और डिफेंडेंट, उनका नाम आता है। देन जजमेंट, और उसकी डेट लिखी जाती है साइड बाय साइड ही, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट 8 में लिखी हुई है, आप नीचे भी लिखेंगे ही बट वहाँ पे भी लिखते हैं। आइडेंटिफिएबल के लिए ज़रूरी होता है, ये आइडेंटिफाई करता है आपकी उसको। आफ्टर देन जैसे मैंने बताया फैक्ट्स और प्लेंटिव केस जो कि रूल 4 ऑर्डर 20 में भी दे रखा था। उसके बाद इश्यूज, ये बताया था मैंने, फाइंडिंग इशू वाइज अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे फाइंडिंग इशू वाइज इन अफर्मेटिव और नेगेटिव। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑर्डर 14 पढ़ा होगा तो उसमें एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसेंशियल लाइन है जो कि आप पढ़े तो पता चलेगा आपको। ईच मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ ईदर एडमिट बाय पार्टी होल्ड ऑन, मैं आपको एक बार बैरेक्ट से बढ़ा देती हूँ, दैट विल बी ईजी फॉर यू। आप एक बार खुद भी बैरेक्ट देख लीजिए। ऑर्डर 14 में अगर आप आएंगे, एक सेकेंड, सो रूल 1 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में
आप सब क्लॉज 3 देखें तो उसमें क्या लिखा है, ईच मटेरियल प्रपोजिशन अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर्स शैल फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट इशू। अब यहाँ पे जो हमने अफर्मेशन और डिनाइल किया है वो एक तरह से यही है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी जो हमारी फाइंडिंग होगी वो इसी के बेसिस पे हुई है, जिसमें एक पार्टी ने हाँ किया एक ने ना किया है। इसी के बेसिस में हमने बैलेंस फाइंडिंग दी है कि भाई ये इसने ना किया तो क्यों, तो अब हमें लगता है कि ये इसका ये होगा। जब मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी तब और आपको क्लियर होगा कि फाइंडिंग में लिखना क्या है, फाइंडिंग इशू वाइज इन अफर्मेटिव और नेगेटिव। बट अफर्मेटिव और नेगेटिव इस कॉन्टेक्स्ट में था, इस रूल 1 ऑर्डर 14 का सब क्लॉज 3 में। आफ्टर देन मैंने आपको बताया था, आफ्टर देन ये रीजंस ऑन ईच इश्यूज मैंने आपको बताया था जो दिए जाते हैं डिस्टिंक्टली। 7 पॉइंट इज अ फाइनल रिजल्ट, जो कि मैंने आपको इसमें लिखा भी है कि ये लैंग्वेज यूज होती है। डेट ऑफ अनाउंसमेंट जो जजमेंट की होती है वो भी लिखी जाती है, दैट दिस जजमेंट इज प्रोनाउंस ऑन डैश 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 इन एन ओपन कोर्ट, ये लास्ट में लिखी जाती है। फिर लास्ट में साइन होते हैं एंड प्लस सील होती है कोर्ट की। ये एक जनरल व्यू है, या ये कह सकते हो आप, ये जनरल वो है पॉइंट्स जो कि हर जजमेंट में लिखे जाते हैं। दिस इज अ रफ मॉडल, और इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लिखना कैसे है और कहाँ लिखना है और किस तरह से होगा ये। स्टूडेंट्स, ये है पर्टिकुलर स्लाइड जिसमें मैंने रफ मॉडल शेयर किया है जजमेंट का। जब हम लिखते हैं आंसर मेंस में जजमेंट राइटिंग तो इसी फॉर्मेट से लिखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोर्ट ऑफ सिविल जज, यानी यहाँ पे कोर्ट का नाम लिखा जा रहा है, द कोर्ट ऑफ सिविल जज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जूनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि मैंने आपको बताया था पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के हिसाब से होता है। आफ्टर देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखा जाता है ब्रैकेट में, और उसका कैडर लिखा जाता है। जैसे अगर डीजे है तो RHJS होगा, और अगर उससे नीचे है सीनियर में भी RHJS होता है, जूनियर वाले RJS यूज करते हैं। उसके बाद आता है सिविल सूट नंबर, ये हम लेफ्ट कॉर्नर में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं पार्टीज का नाम, टाइटल आता है केस टाइटल, एक तरह से प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। आफ्टर देन प्रेजेंट काउंसिल कौन थे इसमें ये लिखते हैं, ये इनका नाम आ गया। उसके बाद ये जो मैंने बीच में लिखा है सूट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, या फिर नीचे और करके लिखा है दिस इज अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन ओवर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल ए प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। अब ये दोनों ही तरीके लिख सकते हैं, बट मेरा मानना यह है कि ये दोनों मैंने इसलिए बताया है कि प्लस पॉइंट क्या है माइनस पॉइंट क्या है। अगर आप ये बीच में लिखेंगे सूट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 34, तो यहाँ पे जब एग्जामिनर जब आपको कल की आपको कॉपी देखेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है कि प्रॉब्लम किस पे बेस्ड थी। अब आपने यहीं से मार्क्स ले लेना है, आपको यहीं से मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे ही आपने ये लिख दिया तो आइडेंटिफाई हो गया है अब एग्जामिनर को कि हाँ स्टूडेंट हैज अ नॉलेज, उसे पता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या था इसमें, उसे ये पता था। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और नीचे फर्स्ट ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें भी लिख सकते हैं। इसके सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये सब्जेक्ट मैटर क्या है, जजमेंट किस पे बेस्ड है, कौन से सूट का है, कौन सा सूट लगेगा इसमें, ये आपको बताना होना जरूरी है। फिर जजमेंट डेटेड, ये आपको लिखना होगा बीच में हेडिंग डाल के, जजमेंट एंड डेटेड। मैंने आपको बताया था डेट कैन नॉट बी मिस। अब जहाँ यहाँ पे डेट की बात करते हैं तो कभी भी आप पास्ट डेट ना लिखें ना फ्यूचर डेट लिखें, आप हमेशा प्रेजेंट डेट लिखें। प्रेजेंट डेट क्या होगी, कल को आप जब एग्जाम देंगे मेंस का जिस भी तारीख को पेपर होगा उसी दिन की डेट लिख दीजिए। और कल को आप अगर प्रैक्टिस करते हैं जजमेंट राइटिंग तो सेम डे जिस दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम डे प्रेजेंट डेट ही लिखा करें। सो इससे क्या आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, जिससे आप कभी ये गलती ना करें कि पास्ट डेट लिखना है या फ्यूचर डेट लिखना है। इसमें तो कंट्रोवर्सी आनी नहीं चाहिए, आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि ये प्रेजेंट डेट पे ही स्टिक होगा। इसमें आपको कभी भी फ्यूचर डेट नहीं लिखनी है और नहीं पास्ट डेट लिखनी है, रिमेंबर दिस। आफ्टर
आफ्टर देन नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ कि ये बेसिकली ये केस ऑफ प्लांटिव इन ब्रीफ मैंने बताया था कि ये बेसिकली ये केस ऑफ प्लांटिव इन ब्रीफ मैंने बताया था कंसाइन स्टेटमेंट में कि केस ऑफ प्लांटिव इन ब्रीफ क्या है, वो ये है। यहाँ पे आपने प्लांट में जो लिखा है उसको आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, जस्ट गिव द ब्रीफ ऑफ दैट प्लांटिव फैक्ट्स इन योर ओन वर्ड्स। आफ्टर देन डिफेंडेंट का भी इन द सेम वे आपको लिखना है। देन आता है इश्यूज फ्रेम बाय द कोर्ट। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन यहीं से अराइज होता है, इसी के बेसिस पे अराइज होता है। तो ये इशू नंबर 1 डैश डैश इशू, तो यहाँ पे डिस्टिंक्टली मैंने फ्रेम कर दिए ये इश्यूज है इस कोर्ट के, इस पर्टिकुलर सूट के। अब जैसे ये आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ से आपको मार्क्स मिलना शुरू होता है। यहाँ आपके इश्यूज अगर सही पकड़े, आपने प्रॉब्लम सही समझ ली, सिविल प्रॉब्लम, और इश्यूज सही फ्रेम हो गए तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपको मार्क्स मिलना शुरू होते हैं। फिर आता है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। यहाँ फाइंडिंग जब होती है तो फैक्चुअल बैकग्राउंड पे प्लस एप्लीकेशन ऑफ लॉ दोनों के बेसिस पे होती है, यानी इट्स अ बेसिकली एनालिसिस ऑफ इश्यूज विद रीजन, और रीजंस विल ऑलवेज बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ अगर जरा सा भी आता है यू कैन राइट इट डाउन, और फॉर्मेट से मैं आपको दूंगी तो आपके लिए भी इजी होगा उसको अप्लाई करना। कल को आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ आराम से लिख सकेंगे, फॉर्मेट से आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये एक रफ मॉडल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अबव इश्यूज, जैसे डिटर्मिनेशन हो गया देन द फाइनल ऑर्डर, जो वर्डिक्स होता है वो यही होता है, कोर्ट वर्डिक्स, जो कोर्ट क्या डिसाइड कर रही है वो हम लास्टली लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है डिग्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली। अब ये लिखना आता है डिग्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली। अब ये लिखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था जजमेंट को ही फॉलो करता है डिग्री, क्योंकि जब हमें एग्जीक्यूशन कराना है तो वो डिग्री में जाता है, तो ये लाइन लिखना जरूरी होता है, डिग्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली। इसी जजमेंट के ही बेसिस पे हम डिग्री बना रहे हैं इसलिए। फिर साइन आते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर के, यानी जज के साइन होते हैं। एंड लास्ट में ये मैंने लिखा है दिस जजमेंट इज स्टेटेड साइंड एंड प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट। एंड लास्टली सील ऑफ द कोर्ट। जब सर्टिफाइड कॉपी जब आपको मिलती है तो आपको उस सील में कोर्ट का नाम भी मिलता है, नंबर भी मिलता है, और आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये इस पर्टिकुलर कोर्ट की ऑर्डर शीट है या जजमेंट की कॉपी है। इसलिए सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि ये एक रफ मॉडल आप लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पे देना इसलिए जरूरी है। कल को मैं आपको फॉर्मेट अगर डायरेक्ट दे देती, सैंपल फॉर्मेट्स जजमेंट के, तो आपके लिए ये स्टेप बाय स्टेप जो जजमेंट्स में इंक्लूड होते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो समझना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने आपको एक रफ मॉडल प्रोवाइड किया है सो दैट आप कल को जब सैंपल फॉर्मेट्स देखेंगे सिविल जजमेंट्स के, तो आप परेशान नहीं हो पाएंगे, ना आपका दिमाग परेशान हो पाएगा कि यार ये इतनी रामायण कैसे आ गई, ये तो सब था ही नहीं। तो आपको स्टेप जैसे लर्न कर लिए तो आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगी, जो मैंने ये आपको लास्ट 3 स्लाइड्स में ये जो जजमेंट का रफ मॉडल दिया है, प्लीज आप इसको अपने दिमाग में बैठाए, और इस स्टेप्स को जब आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस स्टेप्स को या इस फॉर्मेट को ना भूले। इसी के बेसिस पे आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, योर वैल्यूबल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो और मेरा अपकमिंग वीडियोस, आपको मैं सैम्पल जजमेंट्स दिखाऊंगी, सर्टिफाइड कॉपीज दिखाऊंगी, और बाकी चीज़ें जो मतलब आपको और क्लियर करेगी कि जजमेंट लिखते कैसे और जजमेंट होता क्या है, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर राइटिंग क्या होती है, वो सब क्लियर होगा। बट इंट्रोडक्शन में ये छोटा सा ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी था। एंड थैंक यू सो मच अगेन।